स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने एसआई की जो रिवीजन सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज करने वाले हैं पूरे के पूरे को। तो उस सीरीज के अंदर अपने अब तक जो क्लासेस हो चुकी है उसमें मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। अपने आर्थिक समीक्षा के अंदर जितने भी आंकड़े हैं वो 2 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थान बजट है 2026-27 वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एक क्लास के अंदर। इसके बाद में अपने करंट अफेयर्स की भी पैरेलली क्लास लगाई थी। ठीक है, तो उसमें अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जनवरी से लेकर जून तक का उसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 1 पार्ट उसका पेंडिंग है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का जो है एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया अपने इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे, अपने उसको कंपाइलेशन मोड में पढ़ रहे हैं, तो उसके भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो आज की क्लास में अपने जितने भी संस्थान दिए हुए हैं आपके आर्थिक समीक्षा के 13 चैप्टर्स में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं वो सारे अपने पढ़ने वाले हैं और निश्चित रूप से यहां से एक प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के बीच बीच में ये कीड़ा रहता ही है कि करंट अफेयर्स भी करवा दो, ये भी करवा दो, इंडियन इको सर्वे कब कराओगे? अरे भाई 20 सितंबर को एग्जाम है, करवा देंगे। 31 अगस्त से पहले पहले कराने का पूरा प्लान है। अब किसी की तबीयत अगर खराब हो जाए तो उसमें मेरा क्या कंट्रोल है भाई? जुखाम में क्लास लगा दूंगे आपके लिए? कुछ तो भाई मर्यादा रखो यार, है? कंटेंट भी बनाना होता, बहुत सारे काम है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में अपने जो है सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स या संस्थान अपने पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर अपने देखें, मैं आपको एक ब्रीफ समझा देता हूं। ये आर्थिक समीक्षा के जो 13 चैप्टर्स हैं उनके अंदर जितने भी संस्थान दिए हुए उनको अपने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थान। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थान। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके शहरी विकास से रिलेटेड संस्थान। फिर आपके आ जाएंगे जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड संस्थान। फिर आपके आ जाएंगे सामाजिक समावेशन से रिलेटेड, जो सामाजिक समावेशन के कार्यों में लगी हुई संस्थाएं हैं वो आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के और भी संस्थान अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर आज की क्लास में अपने कवर कर लेंगे संस्थाओं से रिलेटेड। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे साथ में और पूरी थ्योरी अपने कवर कर लेंगे इसकी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन है राजीविका पर, ये प्रश्न आप पढ़ लो। अगर आपने पढ़ रखी है आर्थिक समीक्षा तो आप साथ साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं, आप साथ साथ पोज करके अटेम्प्ट कर लेना इसको। ठीक है, सबसे पहले अपने जो भी ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थान है इनको एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे पहला संस्थान ग्रामीण विकास के अंदर सबसे बड़ा संस्थान है राजीविका, जिसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। कब स्थापना हुई है इसकी? इसकी स्थापना हुई है अक्टूबर 2010 के अंदर, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है ना, ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। दूसरा है इसका प्रशासनिक नियंत्रण कौन सा विभाग करता है? तो ग्रामीण विकास विभाग जो राजस्थान सरकार का है वो इसका नियंत्रण करता है, क्योंकि नाम में इसके क्या है? ग्रामीण है। फिर इसका जो पंजीकरण हुआ है वो किस एक्ट के तहत हुआ है? तो वो हुआ है सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1958 के तहत। ठीक है, जो राजीविका एक संस्था है तो संस्था का रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है सोसाइटी पंजीकरण जो एक्ट है 1958 का, उसके अंतर्गत इसका पंजीकरण हुआ है। अब बात आती है कि ये राजीविका काम क्या करता है? तो राजीविका के नाम में स्पष्ट है आजीविका। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आजीविका जो है वो उसको बढ़ाने से रिलेटेड काम करता है। तो इसमें जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उन पर आधारित एक संस्थानिक अवधारणा है राजीविका। उसके आधार पर समस्त जो ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम होते हैं उनको क्रियान्वित करता है। यानी जो भी भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने से रिलेटेड कार्यक्रम जो होते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? राजीविका का है। उद्देश्य आप इसके पढ़ सकते हो, कोई विशेष नहीं है, इनसे प्रश्न आने की संभावना। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना। ठीक है, आजीविका बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी।
वित्तीय और चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना, तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना। इस प्रकार के उद्देश्य हैं, बोल बच्चन टाइप चीजें, इनसे प्रश्न आने की संभावना कम रहती है। अब अगर दूसरा अपना देखें, ये तो पहला इंस्टीट्यूट हुआ जो ग्रामीण विकास के संदर्भ में काम कर रहा है। दूसरा इंस्टीट्यूट है बायोफ्यूल प्राधिकरण। तो ये जो बायोफ्यूल अथॉरिटी है या बायोफ्यूल प्राधिकरण है, ये 2007 में गठित हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, नाम में ही बायोफ्यूल है, तो राज्य की जो बंजर भूमि है उसके अंदर जो भी रतनजोत और जो अन्य समकक्ष अखाद्य तेलीय फसलें हैं, तिलहन जो अपने खा नहीं सकते हैं ना, रतनजोत और जो अन्य आपके जो अखाद्य तेलीय फसलें हैं, उनकी खेती के द्वारा जो बायोफ्यूल है या जैव ईंधन है उसके उत्पादन की संभावनाओं को ये देखता है। कौन? बायोफ्यूल अथॉरिटी। इसके अलावा अगर अपने और बात करें तो राजस्थान जो है उसने जैव ईंधन नियम बनाए थे 2019 के अंदर। ठीक है, राजस्थान ने जैव ईंधन नियम कब बनाए थे? 2019 के अंदर और उसके अंतर्गत, उन नियमों के अंतर्गत राज्य में परिवहन प्रयोजन के लिए जो हाई स्पीड डीजल है उसके साथ ब्लेंड करके बायोडीजल जो है B100 उसकी खुदरा बिक्री हेतु जो भी आपके उत्पादक हैं, आपूर्तिकर्ता हैं और जो आपके खुदरा विक्रेता हैं उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया। इस नियम के तहत राजस्थान ने बायोफ्यूल नियम बनाए थे 2019 के अंतर्गत, और उन नियमों के तहत जो आपके डीजल है उसके अंदर बायोडीजल जो है उसका सम्मिश्रण किया गया। जैसे अब आप E20 आप देख रहे हो, वही सेम चीज ये यहाँ पर B100 है, बस ये। ठीक है, डीजल है। और राजस्थान जो है वो भारत का ऐसा पहला राज्य था जो जिसने इस प्रकार के नियम बनाए थे, जिसने बायोडीजल या B100 की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाए थे और उनको लागू भी किया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान जो है इस प्रकार का पहला राज्य था। ठीक है, इसके अलावा ये राजस्थान बंजर भूमि और जो चारागाह विकास बोर्ड है उसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का भी निष्पादन करता है, जो आगे अपने पढ़ेंगे। ठीक है, ये बायोफ्यूल प्राधिकरण था। इसके बाद में तीसरी संस्था जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है उसका नाम है राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड। राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड की अगर बात करें तो इसका गठन हुआ था 2016 के अंदर। उद्देश्य क्या था? राज्य की बंजर भूमि और जो चारागाह है उनको विकसित करना। पहले इसका नाम राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड होता था, लेकिन बाद में इसमें चारागाह वर्ड भी ऐड किया गया और इसका पुनर्गठन हुआ 11 फरवरी 2022 को। 11 दूनी 22, 11 फरवरी 2022 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, और इसके तहत बंजर भूमि और जो चारागाह विकास समितियां हैं उनका भी गठन किया गया है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत के स्तर पर। ठीक है, अब आते हैं ये तो तीसरा संस्थान हो गया ग्रामीण विकास से रिलेटेड। अब जो चौथा संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहा है उसका नाम है रूडा। शॉर्ट में उसको बोलते हैं रूडा। और अगर अपने बात करें इसकी तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। आप सबको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कृषि ही आजीविका का मोटा मोटा जो है मुख्य कृषि एक मुख्य व्यवसाय है, डेयरी एक मुख्य व्यवसाय है जो कृषि से ही संबंधित है। लेकिन गैर कृषि क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से उनकी आजीविका को बढ़ाया जाए इसके लिए काम करती है रूडा, जो आपकी संस्था है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ये उनके लिए काम करती है, जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1995 के अंदर और एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई है। उद्देश्य वही है, राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा देना, यानी उद्योग क्षेत्र की बात कर रहा है। दृष्टिकोण की बात करें तो आप ये पढ़ लेना, कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं है। स्थायी आजीविका के व्यवहारिक मार्ग के रूप में जो दस्तकार परिवार होते हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय एकीकृत और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करना। जो आप देख रहे हैं एकीकृत क्लस्टर विकास योजना आपने पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है। 3 उप क्षेत्र भी हैं रूडा के। 3 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो ये चमड़ा, एक ऊन और वस्त्र और एक लघु खनिज। इन 3 क्षेत्रों के अंदर ये काम करता है। एक तो चमड़ा, एक आपके ऊन और वस्त्र और एक आपके लघु खनिज जो होते हैं यहाँ पर। अगर अपने कुछ गतिविधियां यहाँ पर देखें रूडा की, तो रूडा के जो 3 उप क्षेत्र हैं जैसे चमड़ा है, लघु खनिज है और ऊन और वस्त्र है, उनकी संयुक्त कार्यशाला कहाँ पर? जयपुर में आयोजित हुई। फिर आपके जो चरम उप क्षेत्र है इसका चमड़ा, ठीक है, उसके अंदर डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ?
शाहपुर अलवर के अंदर और चावंडिया जयपुर के अंदर, 2 जगह पर हुआ। इसके अलावा ऊन और वस्त्र उप क्षेत्र में डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण कहां पर? धनाऊ बाड़मेर के अंदर। कहां पर हुआ? धनाऊ बाड़मेर के अंदर। कैसे याद रख सकते हो? तो ऊन वाला आपका ऊ आएगा लास्ट में, तो धनाऊ हो गया, है ना, धनाऊ बाड़मेर के अंदर। इसके अलावा आपको पता ही है टेराकोटा जो कला है, टेराकोटा डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां पर? मजावड़ी उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसको आप प्रतापगढ़ मत कर देना। इसके अलावा मार्केटिंग और जो कोऑर्डिनेशन इसका क्षेत्र है उसके अंदर तीज उत्सव 2025 का आयोजन हुआ बीकानेर हाउस नई दिल्ली में, और सावन तीज उत्सव मनाया गया जयपुर के अंदर। ये रूडा से संबंधित गतिविधियां थी। तो ये आपके ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितने भी संस्थान है वो कंप्लीट हो गया। मेरी तबीयत थोड़ी सी भी बेटर हो जाएगी, मैं अपने आप क्लास लगा दूंगा, आपको चिंता करने की नीड नहीं है, आपसे ज्यादा चिंता मुझे है। ठीक है, और कमेंट करने से पहले 100 बार सोचा करो। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 के अंदर एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सोसाइटी जो पंजीकरण एक्ट है 1958 उसके अंतर्गत पंजीकृत है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग के पास है, यह भी बिल्कुल सही है। कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों ही इसमें सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बायोफ्यूल जो प्राधिकरण है उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस बार असत्य पूछा है, ध्यान रखना। इसका गठन वर्ष 2007 में किया गया, यह तो बिल्कुल सही है। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने बायोडीजल की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम लागू किए हैं, यह भी बिल्कुल सही है। यह प्राधिकरण राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के कार्यों का निष्पादन भी करता है, बिल्कुल सही है, ये भी पढ़ा था इसके उद्देश्यों में। इसका मुख्य कार्य केवल शहरी क्षेत्रों में बायोडीजल का वितरण करना है, बिल्कुल ही गलत है। बायोफ्यूल अथॉरिटी जो है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य करती है। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 4। ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, शहरी की बजाय ग्रामीण होना था यहां पर। राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन पूछा है, गठन तो हुआ था 2016 में, पुनर्गठन पूछा है, किस तिथि को किया गया? तो 11/22 यानी 11 फरवरी 2022 को जो है इसका गठन किया गया था। अगला है आपके रूडा से रिलेटेड की ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो रूडा है उसके द्वारा 3 प्रमुख उप क्षेत्रों में कार्य किया जाता है, वो कौन से हैं? तो उसमें एक तो आपके चमड़ा आता है, एक ऊन और वस्त्र आता है, और एक आते हैं आपके लघु खनिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो वे ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थान, एक बार मैं आपको रिकॉल भी करवा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था राजीविका, ये सबसे पहले राजीविका पढ़ा था, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर। ठीक है, फिर अपने दूसरे नंबर पर जो संस्थान पढ़ा था वो पढ़ा था बायोफ्यूल अथॉरिटी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। तीसरा पढ़ा था बंजर भूमि विकास बोर्ड, बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड, उसकी स्थापना हुई थी 2016 में, और पुनर्स्थापना या पुनर्गठन हुआ था 11 फरवरी 2022 को। ठीक है, फिर जो चौथा संस्थान पढ़ा था वो पढ़ा था रूडा, जिसकी स्थापना हुई है नवंबर 1995 में, और ये अक्टूबर में, ध्यान रखना, राजीविका नवंबर 1995 में रूडा की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से ये सारे ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थान थे। अब आगे चलते हैं, अब अपने बात करते हैं शहरी विकास से रिलेटेड संस्थानों की। तो इसमें आपके सबसे पहले आते हैं शहरी विकास के लिए एक तो काम करते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज, विकास प्राधिकरण, ये सारे के सारे सर्वे के डाटा हैं, ध्यान रखना, इको सर्वे के। तो
सबसे पहले तो शहरी विकास के लिए काम करते हैं आपके विकास प्राधिकरण। तो राज्य में अब कितने विकास प्राधिकरण है? टोटल 7 विकास प्राधिकरण है राज्य में। भरतपुर और बीकानेर को 2023 में विकास प्राधिकरण का दर्जा दिया गया था, लेटेस्ट यही है, ठीक है। तो राज्य में कितने विकास प्राधिकरण है? टोटल 7। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो बड़े बड़ी सिटीज हैं वहीं पर विकास प्राधिकरण होंगे। जैसे जेडीए सबसे फेमस आपने सुना होगा, जयपुर विकास प्राधिकरण। फिर आपके आता है जोधपुर विकास प्राधिकरण, फिर आपके आ जाएगा अजमेर विकास प्राधिकरण, फिर आपके आ जाएगा कोटा विकास प्राधिकरण, फिर आपके आ जाएगा उदयपुर विकास प्राधिकरण, और फिर अभी 2 बनाए गए थे 2023 में, भरतपुर विकास प्राधिकरण और बीकानेर विकास प्राधिकरण। तो ये बड़ी बड़ी जो सिटीज है वहां पर आपके क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। ये तो हो गए 7 विकास प्राधिकरण। इसके बाद में सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग राज्य में कितने शहरी न्यास हैं? कितने शहरी न्यास हैं? अर्बन ट्रस्ट कितने हैं? यूटी कितनी है? तो ये आपके हैं 12। कितने अर्बन ट्रस्ट हैं या शहरी न्यास हैं? 12। कहां कहां पर है ये? तो एक तो आपके है अलवर के अंदर, ठीक है, एक तो अलवर के अंदर है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले तो आबू के अंदर है। आप इसको लेटर वाइज दे रखेंगे ये, हाँ ठीक है। तो एक तो अलवर के अंदर है, एक आपके आबू के अंदर है, एक आपके बाड़मेर के अंदर है, एक जैसलमेर के अंदर है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो एक बालोतरा में है, क्योंकि बाड़मेर में है तो बालोतरा में भी है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके साउथ में चले जाओगे तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, है ना, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में है। अगर आपसे नॉर्थ में पूछे तो गंगानगर में है, ठीक है। फिर आपसे सवाई माधोपुर और एक कौन सा था, सवाई माधोपुर और हाँ दौसा बांदीकुई। इसके अलावा पाली और सीकर के अंदर भी शहरी न्यास हैं। तो क्या आपको ये याद करने की नीड है? तो वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग तो याद कर लेने चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। इसको आप मैप के थ्रू याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि 12 शहरी न्यास कहाँ कहाँ पर है। अगर मैं नॉर्थ से लेकर इधर चलूं, शहरी न्यास टोटल जो 12 दिए हुए हैं, तो यहां पर गंगानगर के अंदर है एक तो, इसके बाद में एक सीकर लगा लो यहां पर। फिर आप इधर पश्चिम साइड में आ जाओ, पश्चिम साइड में ज्यादा है, ठीक है। एक तो जैसलमेर में है, इसके अलावा एक बाड़मेर के अंदर है। मैप पर फोकस नहीं करना, बहुत गंदा बनाता हूं मैं। बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है। इसके अलावा एक पाली है यहाँ पर, ये पश्चिम साइड के हो गए। इसके अलावा मिड में अगर आप आओगे तो दौसा बांदीकुई हो गया एक तो, अच्छा एक इधर आबू रह गया, आबू भी है यहाँ पर। फिर साउथ के अंदर अगर आप आओगे तो 2 तो सीधे ही हो गए, एक तो भीलवाड़ा हो गया, एक चित्तौड़गढ़ हो गया, 2 ये हो गए। इसके अलावा 2 4 2 6 7 और 3 10। इसके अलावा एक सवाई माधोपुर यहाँ पे हो गया दौसा के पास में, सवाई माधोपुर। और एक जो रह गया यहाँ पर वो रह गया आपके, कौन सा रह गया? अलवर, हाँ एक यहाँ पर अलवर रह गया। तो इस प्रकार से टोटल 12 क्या है? शहरी न्यास है। 7 क्या है? विकास प्राधिकरण है। फिर शहरी विकास के अंदर एक और संस्था काम करती है, कंपनी काम करती है, जिसका नाम है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये भी एक जो है वो संस्था है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो इसने जयपुर मेट्रो जो है उसका निर्माण किया है। और अगर हम जयपुर मेट्रो की बात करें तो जयपुर मेट्रो अलग अलग चरणों के अंदर संचालित हो रही है, ठीक है। अगर हम जयपुर मेट्रो को देखें तो यहां पर जो इसका फेज 1 है, अगर हम इसके अलग अलग चरण देखें जयपुर मेट्रो के, तो इसका चरण 1A जो है, चरण 1A, फिर 1B हो जाएगा, फिर आपके 1C हो जाएगा और 1D, ये आगे प्रस्तावित है सारे। अभी वर्तमान में 2 ही चरण इसके एक्टिव हैं। देखो चरण 1 जो है आपके, इसको कैसे समझाऊं, 1A, फिर 1B, फिर 1C और फिर 1D, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में क्रियाशील है वो तो है 1A और 1B।
जो सी है और 1D है, ये आपके क्या है, प्रस्तावित है, इन पर काम जो है वो चल रहा है, प्रोग्रेस में है। इसके अलावा जो जयपुर मेट्रो है उसका एक चरण 2 भी चल रहा है काम, ठीक है। ये तो इसी को एक्सटेंड किए जा रहे हैं, इसी को रेलवे ये जो मेट्रो लाइन्स है इनको एक्सटेंड किया जा रहा है यहाँ पर, और ये जो है ये नई मेट्रो लाइन्स जो है वो बनाई जा रही है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछ ले कि पहला जो चरण था फेज 1A वो कहां से कहां तक था, तो ये आपके था मानसरोवर से चांदपोल तक, मानसरोवर से चांदपोल तक। 1B में आपको इसको आगे फिर जो है वो बढ़ा दिया और इसको चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक ले गए, और वर्तमान में जो मेट्रो है वो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चलती है। क्या हो रहा है? इसको उठाओ यहां से। और वर्तमान में ये इसके बाद में दूसरे चरण फेज 1B के अंदर इसको चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक ले गए। ठीक है, तो और वर्तमान में जो मेट्रो है वो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चलती है। ये 2 चरण थे। पहले चरण के फेज A के अंदर ये मानसरोवर से चांदपोल तक चली, जिसका संचालन हुआ 3 जून 2015 को, और इसमें पूरा का पूरा वित्त पोषण किसने किया? राजस्थान सरकार ने। फिर जो इसका दूसरा फेज था वो उसमें ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक आगे बढ़ाई गई, जिसका संचालन हुआ 23 सितंबर 2020 को। कब हुआ इसका संचालन? 23 सितंबर 2020 को। इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी गई? 2.01 किलोमीटर, यानी चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक की जो लेंथ है मेट्रो की वो कितनी है? 2.01 किलोमीटर। और इसमें जो वित्त पोषण था उसके लिए सरकार ने जो है वो लोन लिया, 810 करोड़ रुपए का लोन लिया। किससे? एडीबी से। किससे लिया? एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उससे जो है लोन लिया गया, और शेष ऋण जो है वो राजस्थान सरकार ने जो शेष। फिर अगर अपने बात करें यहां पर चरण 1C जो कि इस पर काम चल रहा है, अभी आप अगर जयपुर में रहते हो तो आपने देखा होगा मेट्रो का काम चल रहा है। चरण 1C की अगर बात करें तो 1C में ये जो बड़ी चौपड़ से आगे इसको बढ़ाया जाएगा, मानसरोवर से आगे इसको बढ़ाया जाएगा, तो इसको 1C के अंदर बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ले जाया जाएगा। 1C जो आगे काम चल रहा है जिस पर, उसको बड़ी चौपड़ से कहां तक? ट्रांसपोर्ट नगर तक। और उसके लिए डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो किसने तैयार की है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। डीपीआर किसने तैयार किया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। और अगर हम बात करें इसकी, तो राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो इसका क्रियान्वयन कर रही है, आप सबको पता ही है। और इसमें मेट्रो रेल नीति जो 2017 आई थी उसके तहत जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत 50-50 का जॉइंट वेंचर मॉडल है दिल्ली और जयपुर वाली का। चरण 1D की अगर अपने बात करें, 1D के अंदर फिर ये मानसरोवर से इसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है 200 फीट जो बाईपास अजमेर रोड है वहां तक। ठीक है, वहां तक की दूरी के लिए आगे इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। बड़ी चौपड़ से आगे इसको एक्सटेंड ट्रांसपोर्ट नगर तक करेंगे। तो अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मेट्रो जो है वो आपके 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से लेकर कहां तक होगी? ट्रांसपोर्ट नगर तक। इसके लिए भी डीपीआर किसने तैयार किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। और वही सेम बातें यहां भी है। फिर इसमें एक नई मेट्रो लाइंस का निर्माण हो रहा है चरण 2 के तहत, जिसके अंदर वो प्रहलादपुरा जो है वहां से लेकर टोडी मोड़ तक चलाई जाएगी। प्रहलादपुरा जो एरिया है वहां से टोडी मोड़ जो है वहां तक मेट्रो लाइंस जो है वो बिछाई जा रही है, जिसके तहत आपके जो मेसर्स राइट लिमिटेड कंपनी है उसने जयपुर मेट्रो ने यातायात और परिवहन परामर्श दाता के रूप में इसको नियुक्त किया है। जयपुर मेट्रो ने यातायात और जो परिवहन परामर्श दाता है उसके रूप में किसको नियुक्त किया है? मेसर्स राइट लिमिटेड को। और इसने इसका डीपीआर भी प्रस्तुत इसी ने किया है। ठीक है, और वही सेम बातें यहां पर हो जाएगी। अगली जो है शहरी विकास से रिलेटेड जो संस्थान है उसका नाम है रेरा, जिसको अपने बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो रियल एस्टेट गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी काम करती है जिसका नाम है रेरा।
अब ये जो रेरा है इसका गठन हुआ है 6 मार्च 2019 को। राजस्थान सरकार ने इसका गठन किया था 6 मार्च 2019 को। राजस्थान सरकार ने दो संस्थाएं गठित की थी, एक तो थी रेरा, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और दूसरी थी रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ये आप एक कोर्ट समझ सकते हो इसको। तो रियल एस्टेट अपीलिए जो ट्रिब्यूनल है वो भी 6 मार्च 2019 को ही गठित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है रेरा का? तो उद्देश्य है जो भी आवंटी है, जो भी प्रमोटर हैं और जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनके हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, प्रभावी और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट जो है क्षेत्र के विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित करना। बेसिकली रियल एस्टेट जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। रेरा जो है इसका एक वेब पोर्टल भी बना हुआ है जिसका नाम है rera.rajasthan.government.in, जिसमें ये सारी बातें हैं, जिसमें आप ऑनलाइन जो है परियोजनाओं और एजेंटों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन और सभी शिकायतें जो है वो आप यहाँ पर ऑनलाइन भर सकते हो। ठीक है, तो ये संस्था है आपकी रेरा। इसके बाद अगली जो संस्था है वो आपके है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 24 फरवरी 1970 को एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, स्वायत्त शासी संस्था के रूप में। राज्य के अंदर आवासीय आवश्यकताओं का समाधान करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय सुझाना, ये आपके हाउसिंग बोर्ड के उद्देश्य हैं। अब आप कहोगे हमने तो पहले ही, आपके पास में और भी सर्वे की किताबें होंगी, वहां पर आपने हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं पढ़ रखी होगी। अगर किसी ने अपनी किताब में वो सब इंक्लूड कर रखी है तो आप ये समझ लेना कि उसने नया वाला सर्वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। उसने पुराने वाले सर्वे की जो वर्ड फाइल थी उसी को एडिट करके आपको चिपका दिया है। ठीक है, कोई मेहनत नहीं की है उसने सर्वे नया पढ़ने में, किसी और का सर्वे देख के डाल दिया। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अंदर हाउसिंग बोर्ड के अंदर जितनी भी वो योजनाएं वगैरह चला रहा है हाउसिंग बोर्ड, वो सब हटा दिए सर्वे में से। ठीक है, और सिर्फ आपको इतना ही डिटेल में चीजें मिलेगी कि ये भी कोई खास डिटेल है नहीं वैसे। 2025-26 दिसंबर तक अब आप सोच के देखो कितना अनावश्यक कंटेंट आपको सर्वे के नाम पे दिया जाता है। सर्वे में है ही नहीं, प्रश्न तो लेटेस्ट वाले सर्वे में से आने हैं और आपको पुराने वाले सर्वे चिपकाए जा रहे हैं। ये आपको सोचना है। वर्ष 2025-26 दिसंबर तक के दौरान जो पंजीकरण योजनाओं की बात करें, ये कोई विशेष है नहीं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो कि 12 मई 2025 तक 5 आवासीय योजनाएं, 20 अगस्त 2025 तक 7 और दिसंबर 2025 तक 3, कोई खास नहीं छोड़ दी। तो ये बात हुई आपके शहरी विकास से रिलेटेड संस्थाओं की। ठीक है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं अगर शहरी विकास से रिलेटेड संस्थाएं, उसके बाद अपने प्रश्न करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो संस्था आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, विकास प्राधिकरण, जो राजस्थान में कितने हैं? 7 बड़ी बड़ी सिटीज में है। दूसरा आपने पढ़े थे अर्बन ट्रस्ट या शहरी न्यास, जो कि राजस्थान में कितने हैं? 12, जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू, बहुत ही गंदे से मैप के थ्रू आपको समझाए थे। ठीक है, पर आपको समझ आ गए होंगे सारे 12 के 12। ठीक है, फिर तीसरा आपने पढ़ी थी जयपुर मेट्रो जो रेल कॉरपोरेशन है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वो पढ़ी थी। ठीक है, किस प्रकार से जयपुर मेट्रो जो है वो अभी चरण 1 और चरण 2 के अंदर चल रही है। चरण 1 के फेजेस आपको मैंने समझाए सारे। फिर अपने चौथी जो संस्था पढ़ी रियल एस्टेट गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, वो है रेरा। और फिर पांचवी जो पढ़ी थी, हाँ, रेरा का गठन कब हुआ था? तो रेरा का गठन हुआ था 6 मार्च 2019 को। कब हुआ था? 6 मार्च 2019 को। पांचवी जो संस्था पढ़ी है वो पढ़ी है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो कि फरवरी 1970 के अंदर गठित हुआ था। 24 फरवरी 1970 को जो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का गठन हुआ था। तो ये सारी संस्थाएं अपने शहरी विकास के अंदर पड़ी है। अब अपने इनसे रिलेटेड प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में, अब आप इसको पोज कर लेना, पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, फिर आप आंसर देखना। राजस्थान में वर्तमान के अंदर कुल कितने विकास प्राधिकरण और शहरी न्यास स्थापित हैं? तो कितने विकास प्राधिकरण है? तो 7 विकास प्राधिकरण है। शहरी न्यास कितने हैं? तो 12 हैं। अच्छा, कुछ लोग ये पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, तो मैं थक चुका हूं भाई बार बार बता के आपको, फिर भी मैं बता देता हूं, एक बार लास्ट बार बता रहा हूं कि इसकी पीडीएफ कहाँ है।
जितना भी रिवीजन हो रहा है एसआई का, उन सब की मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो तो कंप्लीटली फ्री है आप सबके लिए। जो ये वाली पीडीएफ है जो एमसीक्यू की आप देख रहे हो, ये तो कंप्लीटली फ्री है, पर ये मिलेगी कहां? तो ये मिलेगी आपको लोकबंधु ऐप पर जाना है, वहां पर एसआई टेस्ट सीरीज में जाना, वहां पर एक फोल्डर बना हुआ है रिवीजन का, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। फिर दूसरा आप कहोगे कि क्या हमें ये सॉल्यूशन, ये जो थ्योरी वाली पीडीएफ है ये भी मिलेगी क्या? तो ये फ्री नहीं है, ये सिर्फ जिन्होंने एसआई की टेस्ट सीरीज बाई की हुई है उनके लिए है। फिर आप कहोगे कि क्या हमें एसआई की टेस्ट सीरीज बाई करनी चाहिए? तो भैया आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो बाई करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर आप कहोगे ये तो 999 की है, हम तो चाहते हैं कि सिर्फ हम आर्थिक समीक्षा करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो देखो, जो आपके करंट अफेयर्स की थ्योरी है वो तो कंप्लीटली फ्री है, टेलीग्राम पे आपको कंपाइलेशन में जनवरी से जून तक का प्रोवाइड करवा ही रखा। फिर आप कहोगे कि आर्थिक समीक्षा के लिए क्या जुगाड़ है कम पैसों में? तो उसके लिए आप बुक खरीद सकते हो, उसमें ये सारी थ्योरी कंपाइलेशन मोड में दी हुई है, बुक आप ऐप से जाके खरीद सकते हो, आर्थिक समीक्षा की बुक है कंपाइलेशन की, वो खरीद सकते हो आप। तो ये चीज है। अब बार बार मत पूछना प्लीज इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, ये कहां मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, चरण 1A जो मानसरोवर से चांदपोल तक था वो 3 जून 2015 बिल्कुल सही है। चरण 1B चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक जिसमें कि आंशिक वित्त पोषण हुआ था, बिल्कुल सही बात है, राज्य सरकार ने आंशिक वित्त पोषण किया था, एडीबी ने भी सहयोग किया है। चरण 1B जिसकी लंबाई 2.01 किलोमीटर है, उसमें एडीबी ने सहायता की है, बिल्कुल सही है। चरण 1A में 50-50 ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर आधारित नहीं था, पूर्ण रूप से राज्य सरकार ने ही किया था। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेरा है उसका गठन किस वर्ष किया गया? हाँ, तो रेरा का गठन कब हुआ था? 6 मार्च 2019 को। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कब की गई? 24 फरवरी 1970 को। ठीक है, ये आपके प्रश्न थे शहरी विकास से रिलेटेड, संस्थानों से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं अपने जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं राजस्थान में। आप सबको पता है पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर है, त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं जिला परिषद, उसके बाद में आते हैं पंचायत समिति, और लास्ट में आपके आते हैं ग्राम पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर है। अब पंचायती राज संस्थाएं आपने राजस्थान पॉलिटी में खूब पढ़ी होगी, ठीक है, यहां पर आपको रिकॉल करवा देता हूं जो सर्वे में कंटेंट दिया हुआ है उतना। सबसे पहले तो सर्वे में पंचायती राज संस्थानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी हुई है, जिसमें पंचायती राज प्रणाली का जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से। ठीक है, और राजस्थान देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था, दूसरा आंध्र प्रदेश था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ग्राम पंचायतों को ऑटोनोमस इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए और उन्हें पर्याप्त शक्तियां और अधिकार प्रदान करके राज्य के जो डीपीएसपी हैं उनको पूरा किया जा सके, जिसमें आर्टिकल 40 आता है। फिर इसमें आर्टिकल 243 जी सर्वे में दिया हुआ है कि आर्टिकल 243 जो जी है उसमें पंचायतों की शक्तियां, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन है, ध्यान रखना जी।
इसके बाद राजस्थान पंचायती राज जो एक्ट था वो 1953 में आया था, जिसको कि 1994 में संशोधित किया गया। ठीक है, तो वर्तमान में कौन सा पंचायती राज एक्ट है? 1994 का, और 2026 में अभी संशोधन हुआ है। सॉरी। और राजस्थान जो पंचायती राज के नियम बने थे वो 1996 में बने थे। पंचायती राज की अगर त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें तो ग्राम पंचायतें कितनी हैं दिसंबर 2025 तक? 14,403। ये याद करने की नीड नहीं है। पंचायत समिति कितनी है? 457। जिला परिषद कितने हैं? 41। पंचायती राज संस्थाओं के अगर मूल कार्यों की अगर अपने बात करें क्या क्या काम करती है, तो इसमें आप सबको पता है, एक तो विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना हो गया, एक आपके जो पैसा एक्ट है उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना हो गया अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर। इसके अलावा आपके जो भी पंचायती राज संस्थान है उनमें कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक कार्य करना, इस प्रकार के कार्य जो है पंचायती राज संस्थाएं करती है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, कोई विशेष नहीं। सबसे मेन आता है इसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो कहां से मिलता है? देखो, जो आपके पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको ग्रांट मिलता है दो। एक तो आपके जो राष्ट्रीय वित्त आयोग होता है वहां से, और एक जो आपके राज्य वित्त आयोग होता है वहां से। जो अभी वर्तमान में तो 16वां राष्ट्रीय वित्त आयोग है, लेकिन उससे पहले वाले सर्वे में दिया हुआ है वो है 15वां, 15th जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है उससे। और राज्य वित्त आयोग भी अभी राजस्थान में 7वां गठित हो चुका है, लेकिन सर्वे में 6th मेंशन है। तो 6th ने कितना अनुदान दिया है वो यहाँ पे देखना है। देखो, जो 15वां आपके राष्ट्रीय वित्त आयोग है जिसकी अवधि 5 वर्ष की थी, वर्ष 2021-22 से 2025-26, ठीक है, इसने जो अनुदान दिया है अगर हम उसकी बात करें तो उस अनुदान को दो हिस्सों में आप बांट सकते हो। एक तो आपके हो जाएगा बेसिक अनटाइड अनुदान, अनटाइड, और दूसरा हो जाएगा टाइड अनुदान। तो अनटाइड अनुदान तो 40% है और टाइड अनुदान जो है वो 60% है। जो अनुदान इसने दिया है उसमें आपके बेसिक जो अनुदान होता है उसके दो कैटेगरीज होती है, एक तो होता है अनटाइड, एक होता है टाइड। जो अनटाइड अनुदान दिया है वो 40% है और जो टाइड अनुदान है वो 60% है। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपके अनटाइड अनुदान होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग किया जाएगा जो आपके वेतन और अन्य जो प्रशासनिक व्यय होते हैं उनको छोड़कर जो आपके स्थानीय निकाय हैं या पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की मरम्मत और रख रखाव के लिए। अनटाइड अनुदान क्या होता है? जिसका उपयोग कहाँ किया जाए? आपके स्थानीय निकाय जो है उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की मरम्मत और रख रखाव के कार्यों के लिए। वेतन और प्रशासनिक जो व्यय है वो आप अनटाइड अनुदान से नहीं दे सकते। फिर आपके आते हैं कि टाइड अनुदान का उपयोग फिर कहाँ? तो टाइड अनुदान का उपयोग जो है पंचायती राज मंत्रालय और जो वित्त मंत्रालय है उनके अनुसार जो इसकी पहली किस्त है 50%, ठीक है, आपको मैंने बताया टाइड अनुदान 60% और अनटाइड अनुदान 40%। तो टाइड अनुदान की अगर अपने बात करें तो ये दो किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें इसकी जो पहली किस्त है वो 50%, दोनों समान किस्तें होंगी। पहली किस्त में स्वच्छता, खुले में शौच मुक्ति को बनाए रखने हेतु, दूसरी किस्त में आपके जो बुनियादी सेवाएं हैं जैसे पेयजल आपूर्ति है, जल संचयन है, जल पुनर्चक्रण है, उन पर काम किया जाएगा। ठीक है, ये आपके हुआ राष्ट्रीय वित्त आयोग का अनुदान। दूसरा इसमें आता है राज्य वित्त आयोग, जो छठा राज्य वित्त आयोग था अगर हम उसकी बात करें तो उसकी जो अंतरिम रिपोर्ट आई थी 2020 से लेकर 25 तक की, उस रिपोर्ट के अंदर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको दी जाने वाली जो कुल अनुदान राशि है उसका वितरण बताया गया था कि जितनी भी राशि इनको दी जाएगी उसमें से आधारभूत और विकास कार्यों के लिए 55%, ठीक है,
इसमें आधारभूत, हम राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। उसने जो अनुदान दिया था पंचायती राज संस्थाओं को, उसमें सबसे पहले आता है आधारभूत कार्य जो होते हैं, मूलभूत कार्य जो होते हैं, और जो आपके विकास कार्य हैं उन पर कितना % खर्चा किया जाएगा, तो उस पर 55%। आधारभूत और विकास कार्यों के लिए कितना अनुदान है, 55%। दूसरा इसमें आता है राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की जो योजनाएं और गतिविधियां हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए 40% अनुदान। दूसरा है, मान लो कोई राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की कोई योजना है या फिर कोई गतिविधि है, तो उसके क्रियान्वयन के लिए 40% अनुदान। कितना हो गया, 95%, तो यही हो गया। फिर जो तीसरा इसमें बताया गया है सर्वे के अंदर, वो है लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए, बेसिकली लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए, लिंगानुपात से रिलेटेड, तो लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए जो आपके अनुदान दिया जाएगा वो है 2%। और पीआरआईज, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी आय में वृद्धि के लिए 3% है। तो आपको हो सकता है कि आपको अगर किसी सर्वे में, अगर आपके पास जो भी सर्वे की किताब है उसमें अन्य करके 5% लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि उसने सर्वे पढ़ा ही नहीं है, उसने सर्वे पढ़ा ही नहीं है जिसने किताब लिखी है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है लिंगानुकूल जो कार्य है उनके लिए 2%, और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी आय में वृद्धि के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा, 3%। कितना, 3% अपनी आय में वृद्धि के लिए, आय में वृद्धि के लिए 3% है, और लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए 2% है। तो ये पूरा अनुदान का वितरण है। 100% जो अनुदान दिया जाएगा उसका वितरण किस प्रकार से होगा, आपके आधारभूत और विकास कार्यों के लिए 55%, राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए 40%, लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए 2%, और आय में वृद्धि करने के लिए पंचायती राज संस्थाएं 3%। इसके बाद में एक हिस्सा आता है जो आपके शुद्ध कर राजस्व होता है। शुद्ध कर राजस्व, नेट टैक्स रेवेन्यू जो है राज्य का स्वयं का, जो शुद्ध कर राजस्व है, नेट टैक्स रेवेन्यू, उसका वितरण किस प्रकार से होगा, तो उसका वितरण मैं आपको समझा देता हूं। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का हिस्सा अगर अपने देखें तो दो आधारों पर दिया जाता है। एक जो 7% उसका हिस्सा है वो 2011 की जनगणना के आधार पर जो है वो बांटा जाता है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है 73.2%, और जो आपके शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनको दिया जाता है 26.8%। लेकिन उसका जो 93% हिस्सा है टैक्स रेवेन्यू का, शुद्ध कर राजस्व का, वो उसका जो है आधार है जिलेवार वेटेज। वो आपको जिलेवार आधार पर ही वितरण उसका किया जाता है, जिसके तहत जो आपके जिला परिषद है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है, उनका अनुपात है 5:20:75 का। 5% जिला परिषद, 20% पंचायत समिति, 75% आपके ग्राम पंचायत है। तो ये आपके नेट टैक्स रेवेन्यू है। मैं आपको इसको अगर समझाऊं, देखो पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय संस्थाएं, जो आपके शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, वो टैक्स लगाते हैं, तो उससे एक क्या अपने को मिलता है, टैक्स रेवेन्यू। अगर हम नेट टैक्स रेवेन्यू की बात करें, शुद्ध कर राजस्व की, वो भी स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की, उसमें इनका कितना हिस्सा होता है नेट टैक्स रेवेन्यू के अंदर, उसके अंदर दो पार्ट है। जो नेट टैक्स रेवेन्यू होता है उसके अंदर एक तो उसका जो 7% हिस्सा है, और एक है 93% हिस्सा। जो 7% हिस्सा है वो 2011 की जनगणना के आधार पर दिया जाता है, और 93% जो हिस्सा है वो जिलेवार आवंटित होता है। तो इसके अंदर जो 2011 की जनगणना के आधार पर 7% हिस्सा दिया जाता है, उसमें एक तो आती है पंचायती राज संस्थाएं और एक आती है स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। तो पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 74% और इनको 76%। और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आवंटन होता है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के अंदर ही दिया हुआ है ये, वो किस प्रकार से होता है, तो जिला जो परिषद होते हैं उनको तो होता है 5%, पंचायत समितियों को 20, और आपके जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको 75। तो इस प्रकार का आवंटन आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये चीज है। अब अपने आते हैं प्रश्नों की तरफ। ये पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड बात थी। अब अगर अपने प्रश्न यहां पर देखें, सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो ये आपको मैंने बताया था, आर्टिकल 243 जी। अगला प्रश्न है कि 15वें राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है। तो 40% तो आपके अनटाइड अनुदान है, 60% आपके टाइड अनुदान है। तो 40% बेसिक अनटाइड, 60% बेसिक टाइड, बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न आता है कि छठे राज्य वित्त आयोग के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व के हिस्से के रूप में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनके बीच में क्रमशः किस अनुपात में वितरण किया जाता है। तो ये अनुपात का वितरण है इस प्रकार से, 73.2% और 26.8% जो है वो आपके शहरी निकायों का है, 73.2% है आपके पंचायती राज संस्थाओं का शुद्ध कर राजस्व में। अगला प्रश्न है, छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली कुल अनुदान राशि में से आधारभूत और विकास कार्यों के लिए कितना परसेंट हिस्सा आवंटित है। 55%। 40% हिस्सा किसके लिए आवंटित है, राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। 2% लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए और 3% जो है वो आपके हैं पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा स्वयं की आय में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज थी। ये आपके पूरे अब तक अपने 3 टाइप की कैटेगरीज पढ़ चुके हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर। एक अपने पढ़ी थी ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थाएं, एक अपने पढ़ी थी शहरी विकास से रिलेटेड संस्थाएं, और एक अपने पढ़ चुके हैं पंचायती राज संस्थाएं। तो ये 3 कैटेगरीज अपने पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अपने जो अगली कैटेगरी पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं राजस्थान सरकार की जो कंपनियां हैं या लिमिटेड हैं, वो अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राजस्थान सरकार की जो कंपनियां हैं वो अपने देखने वाले हैं। तो ये आपको इस प्रकार की हेडिंग्स की ग्रामीण विकास संबंधी संस्थाएं, शहरी विकास संबंधी संस्थाएं, ये नहीं मिलेगी सर्वे में। इस पे मेहनत की गई, इसको बनाया गया है, ठीक है, तब आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट आया है। राजस्थान सरकार की कंपनियों की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली आती है राजस्थान राज्य भंडारण निगम। ठीक है, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। अब तो ये आप सबको पता ही है, ये भंडारण से रिलेटेड काम करेगा। तो राज्य के अंदर जो भी कृषि उत्पाद हैं उनके वैज्ञानिक भंडारण के लिए गोदामों का विकास और उनका प्रबंधन करने के लिए ये एक नोडल एजेंसी। अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कि राज्य के अंदर कृषि जो उत्पाद हैं उनके वैज्ञानिक भंडारण के लिए गोदामों का विकास और उनका प्रबंधन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो आपके राजस्थान राज्य भंडारण निगम है। ठीक है, फिर दूसरा आता है राज्य के जो 36 जिले हैं उनके अंदर टोटल 97 गोदाम है। राज्य के 36 जिलों में, सर्वे में बताया गया है राज्य के 36 जिलों में 97 गोदाम है। और इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है, इतनी है, याद नहीं रखना है कुछ भी। कितने गोदामों का उपयोग होता है, 48%। तो ये सब छोड़ सकते हो आप, सीधा सीधा याद ये वाला फैक्ट रखना अगर आपसे पूछ ले तो, वैसे संभावना कम ही है। अगला जो है कंपनी है वो है आपके राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं RSFCSCL। ठीक है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। तो ये क्या काम करती है, ये आपके वस्तु और जो दैनिक आवश्यकता की उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं उनके माध्यम से प्रभावी वितरण सुनिश्चित करती है। गेहूं और चीनी का वितरण ये सुनिश्चित करती है बेसिकली। ठीक है, तो पीडीएस प्रणाली के तहत गेहूं का जो परिवहन करना है वो इसका मुख्य काम है इसका। और वर्तमान के अंदर जो भी आपके समस्त सक्रिय जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनके ऊपर ई वेइंग मशीन और जो आइरिस स्कैनर है उसका पोस मशीनों से संयोजित जो है वो स्थापित कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो ई वेइंग मशीन होती है और जो आइरिस स्कैनर है उसका जो है संयोजन कर दिया है किसके साथ में, पोस्ट मशीनों के साथ में। अगला आता है आपके राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जो कि आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की राज्य एजेंसी है। जो नेशनल एजेंसी है वो तो है आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, उसकी जो स्टेट एजेंसी है
उसका नाम क्या है? राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करती है। तो ये जो है वो रियायती दरों पर मुख्यतः बेरोजगार अल्पसंख्यक जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं उनको रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा और व्यवसाय के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जो भी आपके अल्पसंख्यक युवा हैं उनको व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए और बिजनेस करने के लिए उनको क्या प्रोवाइड करवाती है? ये लोन प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद अगली जो संस्था है उसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन। क्या नाम है? राजस्थान फाउंडेशन। अब ये जो राजस्थान फाउंडेशन है इसका स्थापना कब हुई ये सर्वे में नहीं दिया हुआ, तो आपसे पूछेगा भी नहीं। अब सर्वे में क्या दिया हुआ है वो आपको पता ही है, वो आपसे पूछ लेगा। उद्देश्य क्या है राजस्थान फाउंडेशन? राजस्थान फाउंडेशन बेसिकली जो आपके प्रवासी राजस्थानी हैं उनसे निरंतर संवाद करने, राज्य के साथ उनके जो संबंध है उनको प्रगाढ़ करने और राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है राजस्थान फाउंडेशन, जिसके टोटल वर्तमान में कितने चैप्टर्स क्रियाशील हैं? 26 चैप्टर्स जो है वो क्रियाशील है। ठीक है, और इस बार वाला जो बजट है 2026-27 का, उसके अंदर इसके 14 नए चैप्टर्स स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, कब? प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी इसके 14 नए चैप्टर्स घोषित करने की, वही घोषणा बजट में की गई है वापस। विदेशों में कहां पर चैप्टर्स स्थापित होंगे? दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ पर। ठीक है, याद करने की नीड नहीं है। देश में कहां पर इसके चैप्टर स्थापित होंगे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम और केरल के अंदर। ठीक है, तो वर्तमान में 26 क्रियाशील है, 14 नए घोषित करने की घोषणा हो चुकी है। यह प्रश्न एसआई में पूछा गया था। अगली जो आपकी कंपनी है राजस्थान सरकार की वो है राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड, RSMML, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड। तो ये राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ध्यान रखना ये। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? नाम से ही स्पष्ट है। ये राज्य के अंदर जो भी औद्योगिक खनन है, औद्योगिक जो खनिज है उनका खनन और उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड काम ये करेगा। खनिजों के खनन में जो लागत प्रभावी तकनीकी नवाचार हैं उनको अपनाना और खनिज आधारित जो भी डाउनस्ट्रीम परियोजनाएं होती है उनमें डाइवर्सिटी लाना, ये इसका काम है। इसका मुख्यालय कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले RSMML का मुख्यालय कहां पर है तो उदयपुर के अंदर है। और इसके तहत जो 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर हैं वो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें रॉक फास्फेट के लिए है जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर, ये आपको पता ही है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जिप्सम के लिए कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। लाइमस्टोन का कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और लिग्नाइट का कहां पर है? जयपुर में है। ये आपसे कंफ्यूज करवाया जा सकता है, लिग्नाइट वहां पर वो बीकानेर दे सकता है क्योंकि लिग्नाइट की ज्यादातर खाने बीकानेर में ही है। लेकिन ध्यान रखना लिग्नाइट का जो आपके स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर है वो जयपुर के अंदर है। फिर आपके एक जो कंपनी है वो है राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम। बेसिकली हम निगम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं RSLDC। कौशल विकास के लिए जो काम करती है उसका नाम है राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, RSLDC। तो जो राजस्थान आजीविका मिशन है, अब ये आप सोच के देखो, ये आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिलेगी। अगर आप सर्वे को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो या आपने पढ़ी है तो आप देखना ये जितने भी मैंने आपको संस्थान पढ़ाए हैं आपको सर्वे के हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे अलग अलग रूप में। इन सबको कंपाइल करना कितना हेक्टिक काम होता है आप सोच के देखो। राजस्थान जो आजीविका मिशन है उसको मई 2012 के अंदर जो है RSLDC में परिवर्तित किया गया था, यानी इसका पूर्व नाम क्या था? राजस्थान आजीविका मिशन, जिसको कि मई 2012 के अंदर जो है इस संस्थान के अंदर जो है वो परिवर्तित किया गया। और अभी अभी इसके जो नवीनतम प्रयास चल रहे हैं जिसके तहत RSLDC जो है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत जो भी कौशल विकास घटक हैं उसके क्रियान्वयन के लिए क्या है? नोडल एजेंसी। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान के अंदर जो RSLDC है वो निम्नांकित विभागों के साथ मिलकर कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कौन कौन से विभाग है? तो एक तो इसमें अल्पसंख्यकों से रिलेटेड होगा, एक आपके
SC से रिलेटेड होगा और एक ST से रिलेटेड होगा, ऐसे याद कर लेना, बस इतना इनफ है। तो एक तो आपके हो जाएगा राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम, दूसरा हो जाएगा जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, तीसरा हो जाएगा अल्पसंख्यक विभाग। तो इनके साथ मिलकर ये कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा इसने कौशल राजस्थान की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए कुछ नवीनतम जो है रणनीतियां भी अपनाई है, जिसके तहत एक तो बनाया गया है CSR प्रकोष्ठ। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके तहत RSLDC के अंदर राजस्थान कौशल विकास कोष हेतु धनराशि एकत्रित करने के लिए CSR प्रकोष्ठ बनाया गया है। CSR के अंतर्गत जो भी पैसा आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है CSR प्रकोष्ठ। इसके अलावा एक रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय RTD है ना, भर्ती प्रशिक्षण और नियोजन की अगर अपने बात करें इस मॉडल की, तो ये भी अपनाया गया है। राज्य में बाजार उन्मुखी रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको अपनाया गया है, जिसमें RSLDC जो है उद्योग संघों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस मॉडल के अंतर्गत जो भी नियोक्ता हैं उम्मीदवारों का अस्थायी रूप से चयन करते हैं और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उनकी नियुक्ति को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा इसमें तृतीय पक्ष मूल्यांकन, थर्ड पार्टी जो है इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन हो रहा है 36 सेक्टर कौशल परिषदों के सहयोग से। छोड़ सकते हो, ये सब कोई काम के नहीं है फैक्ट। ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो और राजस्थान ओवरसीज वर्कर वेलफेयर सेल भी बनाया गया है ना, विदेशों के अंदर जो रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए। इसके अलावा PDOT कार्यक्रम, जिसका पूरा नाम है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसके अंतर्गत RSLDC जो है वो 5 जिलों के अंदर प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो PDOT कार्यक्रम है वो राजस्थान के किन 5 जिलों के अंदर RSLDC प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एक तो जयपुर है, एक सीकर है, एक झुंझुनू है, एक चूरू है और एक नागौर है। ये आसपास वाले ही हैं, ठीक है, आसपास वाले ही 5 जिले हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। 3 तो शेखावाटी के हो गए और एक जयपुर है और एक नागौर है जहां पर सांबर झील है, ठीक है। तो ये आपके PDOT कार्यक्रम है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम, जो कि विदेश मंत्रालय ने अनुमोदित किया है। इसके अलावा जो जेल बंदी होते हैं, बाल अपचारी होते हैं और जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ये संचालित कर रहा है, जिसमें हाउस कीपिंग और जो IT कौशल है उससे रिलेटेड सिलेबस भी शामिल है। इसके अलावा जिला स्तरीय कौशल समितियों का भी गठन किया गया है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर। ये सारी बातें कौशल विकास से रिलेटेड थी। अब अपने चलते हैं अगली जो संस्था है वो है आपके राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसको अपने बोलते हैं RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, या इसको अपने RTDC बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कितने होटल संचालित हैं 25, मोटल कितने हैं 2, कैफेटेरिया कितने हैं 1, पैलेस ऑन व्हील 1 और यातायात इकाई कितनी है 1। बस ये आपको याद करने हैं। फिर अगला आता है राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। उसके तहत नवीन और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसकी ये नोडल राज्य एजेंसी है। देखो राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो भारत सरकार का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसकी स्टेट एजेंसी के रूप में कार्य करती है कि राज्य के अंदर जो भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनसे ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड गतिविधियों का संचालन कौन करेगी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसके अलावा ये ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है उसकी राज्य नामित एजेंसी भी है, जिसमें ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का ये काम करती है। इसके अलावा राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड RRDCL की अगर अपने बात करें तो ये आपके राजस्थान RREC जो है उसका ही एक विशेष प्रयोजन माध्यम या संस्था है, सौर पार्क विकास लिमिटेड। और ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा या सौर पार्कों के अवसंरचनात्मक प्रबंधन विकास के लिए स्थापित किया गया है। नाम से स्पष्ट हो रहा है सौर पार्कों के विकास से रिलेटेड ये कंपनी है। डेयरी विकास की अगर स्ट्रक्चर अपने यहाँ पर देखें तो डेयरी विकास के अंदर शीर्ष स्तरीय जो निकाय है वो आपके कौन सा है, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जो कि जयपुर के अंदर है।
दूसरा इसमें आते हैं आपके जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कितने हैं 24, डेयरी सहकारी समितियां 19,643। बेसिकली सिंपल सी बात है, आपका जो डेयरी विकास का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ऊपर RCDF आता है जो कि जयपुर के अंदर है, फिर आपके जिला दुग्ध उत्पादक संघ आते हैं जो कि 24 हैं, और सबसे नीचे आती है सहकारी समितियां डेयरी से रिलेटेड जो कि 19,000 के आसपास है, 643। ठीक है, ये आपके डेयरी विकास की संस्थाएं, ये अपने पड़ी है सारी की सारी कंपनियां। अब अगर अपने प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न है कि राजस्थान में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य भंडारण निगम के संदर्भ में सही तथ्य क्या है। सही तथ्य पूछा है। यह राज्य के 36 जिलों में गोदामों का प्रबंधन करती है। बिल्कुल, इसके तहत केवल 10 गोदाम संचालित है। गलत है, 97 गोदाम संचालित है। डेयरी उत्पादों की विपणन की शीर्ष संस्था है, नहीं, कृषि उत्पादों की है। इसका गठन वर्ष 2025 में हुआ था, यह भी गलत है। ठीक है, तो इसमें सही स्टेटमेंट है कि 36 जिलों के अंदर गोदामों का यह प्रबंधन करती है। प्रवासी राजस्थानियों से निरंतर संवाद और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के अंदर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित जो भी राजस्थान फाउंडेशन है उसके क्रियाशील चैप्टर्स की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में उसके 26 चैप्टर तो क्रियाशील है और 14 नए घोषित किए गए हैं। अगला आता है राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड, जो आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनके स्थानों का सही सुमेलित युग्म नहीं है। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर बिल्कुल सही है, जिप्सम बीकानेर सही है, लाइमस्टोन जोधपुर सही है, लिग्नाइट कोटा के अंदर नहीं है, लिग्नाइट जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC के द्वारा विदेश मंत्रालय के अनुमोदन से कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो इसके तहत जो आपके विदेश मंत्रालय के अनुमोदन से PDOT जो है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है वो संचालित किया जा रहा है। चलो, अब अगला जो है अपने कुछ, ये तो अब तक अपने जो ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थाएं पढ़ चुके हैं, शहरी विकास से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, पंचायती राज संस्थाएं पढ़ चुके हैं, कंपनियां पढ़ चुके हैं, और अब अपने को पढ़ने हैं कुछ बोर्ड्स। अब अपने पढ़ने वाले हैं बोर्ड। ये हो जाएंगे क्या आज की क्लास में? मुझे मुश्किल लग रहा है, तो अगली क्लास में कर लेंगे शायद। फिर शैक्षणिक संस्थान भी हैं, विभाग भी हैं कुछ, ये तो जल्दी निपटा देंगे। चलो, महिला सुरक्षा संबंधी संस्थान भी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी संस्थान भी है, सेंटर्स भी हैं, PPP संबंधी, हाँ ये तो लंबा चलेगा, फिर कल की क्लास में ही कंप्लीट होंगे ये तो। ठीक है, ठीक है, बाकी अपने अपने कल की क्लास में कर लेंगे क्योंकि बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। कल की क्लास में अपने संस्थान पढ़ लेंगे, हो सकता है परसों करें क्योंकि कल प्लान में ये है कि कल अपने जो हैं 20 के सब्सक्राइबर जो हैं वो होने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक लाइव क्लास जो है उसका आयोजन करवा लेते हैं अपने, और उस लाइव क्लास के अंदर 1 से लेकर 15 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है उसको अपने कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको घोषणा कर ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना जो भी SI की तैयारी कर रहे हैं उन तक।